आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो एक ऐसी लड़की की है जिसे उसके मासूम और खूबसूरत चेहरे ने रातों रात इंटरनेट ने वायरल कर दिया। मगर जब लोगों को उसकी खूबसूरत चेहरे के पीछे छिपे वहसी कातिल का पता चला तो लोग दंग रह गए। तो ये बात है साल 2020 की। हुआ ये कि नवंबर 2020 में अचानक से एक लड़की टिकटॉक पर वायरल होने लगी। हालांकि ये चीज़ भारत में नहीं हुई, क्योंकि भारत में जून 2020 में टिकटॉक को बैन कर दिया गया था। पर भारत के अलावा पूरी दुनिया में उस लड़की की वीडियो वायरल हो रही थी। उस वीडियो में एक लड़की कैदी के कपड़े पहने, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां लगाए कोर्ट रूम में दाखिल होती है और कैमरा को देख के कभी हंसती तो कभी अजीब अजीब से फेस बनाने लगती है। उसकी ये ओरिजिनल वीडियो थी और वो करीब 2020 से 7 साल पुरानी यानी साल 2013 की थी। पर नवंबर 2020 में लोगों ने उसकी उस वीडियो के साथ टिकटॉक पर डुएट बनाना शुरू कर दिया। उसकी वीडियो को एडिट करके बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर टिकटॉक पर डालने लगे और देखते ही देखते वो लड़की पूरे इंटरनेट पर छा गई। यहाँ तक कि लोगों ने सोशल मीडिया पर उसके नाम का फैन पेज तक बना डाला। और ये सब इसलिए क्योंकि वो लड़की दिखने में सुंदर और मासूम थी। तो जिस लड़की की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है इसाबेला गुज़मैन, जो कि अपनी माँ युनमी होए और सौतेले पिता रियान होए के साथ अमेरिका के कोलोराडो के अलोरा शहर में 2624 साउथ लीमा स्ट्रीट में रहा करती थी। और उसकी ये जो कोर्ट तक पहुंचने की कहानी है उसकी शुरुआत होती है मंगलवार 27 अगस्त 2013 को। और उस वक्त इसाबेला सिर्फ 18 साल की थी। और ये कहानी का वो पार्ट था जो कि अगर नहीं होता तो शायद इसाबेला कोर्ट तक नहीं पहुंचती और ना ही वो टिकटॉक पर वायरल होती और ना ही मैं आज आपको ये कहानी सुना रही होती। तो हुआ ये कि मंगलवार 27 अगस्त 2013 की शाम को इसाबेला की माँ युनमी होय अपना ऑफिस का काम खत्म करके वापस अपने घर लौट रही थी। मगर जैसे ही उनकी कार उनके घर के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक लड़का उनके खिड़की से कूदकर बाहर निकला और लोहे की जाली को पार करके भाग गया। और जब उन्होंने उस लड़के को अपने खिड़की से कूदकर भागते हुए देखा तब जाकर उन्हें उनकी पड़ोसियों की बात याद आई। दरअसल उनके जो पड़ोसी थे वो इससे पहले भी कई बार युनमी होए को ये बता चुके थे कि जब वो घर पर नहीं होती है तो इसाबेला अक्सर अपने साथ अलग अलग लड़कों को अपने घर लेकर आती है और वो लड़के जैसे ही घर में किसी के आने की आवाज़ सुनते हैं तो वो तुरंत खिड़की से कूदकर भाग जाया करते थे। मगर उस वक्त युनमी होए को पड़ोसियों की बातों पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन जब 27 अगस्त 2013 की शाम जब उन्होंने खुद अपने आंखों से एक लड़के को इसाबेला के कमरे के खिड़की से भागते हुए देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि उनके पड़ोसियों की बात बिल्कुल सच थी। इसके बाद उन्होंने अपनी कार को पार्क किया और अपने पति रियान होए, जो कि इसाबेला के सौतेले पिता थे, उनके साथ इसाबेला के कमरे में पहुंच गई और उन लड़कों के बारे में पूछने लगी। मगर इसाबेला ने उनके किसी भी बात का सही से जवाब नहीं दिया। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इसाबेला ने कोई भी बात समझने के बजाय उल्टा अपने माँ के ऊपर ही जोर जोर से चिल्लाना और बुरा भला कहना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि वो गुस्से में अपनी माँ के मुंह पर ही थूक कर चली गई। इस बात से युनमी होए को बहुत धक्का लगा और इसाबेला के इस बर्ताव ने उन्हें इतना डरा दिया कि उन्हें अपने कमरे में अकेले सोने से भी डर लग रहा था। इसलिए वो उस पूरी रात अपने कमरे में अंदर से गेट को लॉक करके अपने पति रियान होए के साथ ही रही, जबकि वो अक्सर अपने कमरे में अकेले ही सोया करती थी। तो इससे पहले कि मैं आपको अगले दिन की कहानी सुनाऊं, उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि आखिर ये कहानी यहाँ तक कैसे पहुँची। दरअसल इसाबेला गुज़मैन का जन्म 9 जून 1995 को इसी अरोरा शहर में ही हुआ था। मगर उस वक्त वो अपने सगे पिता रॉबर्ट गुज़मैन और अपनी माँ युनमी होए के साथ इसी शहर में कहीं और रहा करती थी। इसाबेला के जन्म के बाद उसके माँ बाप एक साथ मिलकर अरोरा के ही टाउन सेंटर में एक पोर्ट्रेट स्टूडियो लेते हैं और जिसका नाम वो अपने बेटी के नाम पर ही बेला पोर्ट्रेट स्टूडियो रखते हैं, क्योंकि वो दोनों ही अपनी बेटी इसाबेला से बहुत प्यार करते थे और इसाबेला भी अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती थी, खासकर अपने पिता रॉबर्ट गुज़मैन से। तो ये पूरा परिवार राजी खुशी अपने दिन काट रहा था।
मगर फिर साल 1999 आते आते चीज़ें बिगड़नी शुरू हो गई और दोनों पति पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट आने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे से तलाक लेने का फैसला कर लिया और फिर 1999 में ही रॉबर्ट गूजमैन और युनमी हॉय तलाक लेकर एक दूसरे से अलग हो गए और उस वक्त इज़ाबेला की उम्र महज 4 साल थी। खैर, तलाक के बाद इज़ाबेला की कस्टडी उसकी माँ को ही मिली, इसलिए अब इज़ाबेला अपने माँ के साथ ही उसी शहर में कहीं और रहने लगी। इज़ाबेला बचपन से ही थोड़ी जिद्दी और गुस्सैल टाइप की थी और अब अपने माँ बाप के तलाक के बाद वो और भी ज़्यादा जिद्दी और चिड़चिड़ी सी हो गई थी। मगर इज़ाबेला का ये गुस्सा नफरत में तब बदल गया जब तलाक के 1 साल बाद यानी साल 2000 में उसकी माँ युनमी हॉय ने एक दूसरे शख्स रेयान हॉय के साथ शादी कर ली, जो कि अब इज़ाबेला का सौतेला पिता था। इज़ाबेला इस बात से बहुत गुस्सा थी कि अब उसके पिता की जगह किसी और ने ले ली और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि वो अपने सगे पिता रॉबर्ट गूजमैन से बहुत प्यार करती थी। और यहीं से चीज़ें बद से बदतर होना शुरू होती है, क्योंकि वक्त के साथ जैसे जैसे इज़ाबेला बड़ी हो रही थी, उसका गुस्सा दिन ब दिन और बढ़ता ही जा रहा था। वो अपनी माँ से महंगे महंगे कपड़ों और खिलौनों की डिमांड करती थी और जब उसकी डिमांड पूरी नहीं हो पाती तो वो इस बात पे अपनी माँ से लड़ती और झगड़ती। युनमी हॉय पूरी कोशिश करती थी कि वो इज़ाबेला की हर डिमांड पूरी करे, जिसके लिए वो अपने स्टूडियो के अलावा और भी दूसरे पार्ट टाइम जॉब करने लगी, पर फिर भी वो इज़ाबेला की कई डिमांड्स को पूरी नहीं कर पाती थी। जब इज़ाबेला सिर्फ 7 साल की थी तब उसके इस गुस्सैल बर्ताव ने उसकी माँ को इतना परेशान कर दिया कि अब उसे संभालना भी मुश्किल हो गया था। इसलिए उन्होंने इज़ाबेला को उसके सगे पिता रॉबर्ट के पास ही भेज दिया, पर कुछ दिनों बाद ही वो वापस अपनी माँ के पास आ गई। बावजूद इसके उसके बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया। इसके बाद जब इज़ाबेला 14 साल की हुई तो उसने अपने धर्म को भी छोड़ दिया। दरअसल इज़ाबेला, उसके माता पिता और उसके सौतेला पिता ये सभी जेहोवा विटनेस थे, जो कि ईसाई धर्म का ही एक शाखा है। पर इस धर्म को मानने वाले लोग ना तो क्रिसमस मनाते, ना ईस्टर और ना ही कोई दूसरी छुट्टियां। यहाँ तक कि ये लोग अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करते और शायद इन्हीं सब पाबंदियों की वजह से इज़ाबेला ने अपने धर्म को ही छोड़ दिया। वो एक पूरी आज़ाद ख्यालों वाली लड़की बन गई थी। ना तो वो अपने माँ बाप का कहना मानती, ना स्कूल जाती, बस पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमती फिरती। कई बार तो वो 3-3, 4-4 बार अपने घर और स्कूल से गायब रहती और जब उसकी माँ उसे समझाती तो वो उनसे ही लड़ने लगती। वो स्कूल में भी एक एवरेज स्टूडेंट थी, बस वो किसी तरह पास हो जाती थी। मगर जब वो 12th क्लास में थी तब उसकी अटेंडेंस इतनी कम थी कि उसे हाई स्कूल के फाइनल एग्ज़ाम से सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही स्कूल से निकाल दिया गया और इस चीज़ से उसकी माँ को बहुत धक्का लगा, जिसके बाद भी उसे खूब समझाया गया पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और हद तो तब हो गई जब 27 अगस्त 2013 की शाम उसे समझाने पर उसने वो काम किया जो उसने आज से पहले कभी नहीं किया था, और वो था अपनी ही माँ के मुंह पे थूकना। इसके बाद युनमी हॉय ने पूरी रात डर के साए में गुजारी। खैर, किसी तरह 27 अगस्त 2013 की वो रात बीत गई और अब अगला दिन आ गया। अगले दिन यानी बुधवार 28 अगस्त 2013 को सुबह सुबह जब युनमी हॉय अपना मोबाइल चेक कर रही थी तो वो देखती है कि इज़ाबेला ने पिछली रात उन्हें एक मेल किया था, पर जब वो उस मेल को खोलती है तो उनके होश उड़ जाते हैं और उस मेल में सिर्फ 3 शब्द लिखे हुए थे और वो था यू विल पे, जिसमें कि इज़ाबेला का कहने का मतलब ये था कि तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम्हें भुगतना होगा। इस मेल को देखने के बाद अब युनमी हॉय और भी ज़्यादा डर जाती है। फिर वो इस मेल को अपने पति रेयान को भी दिखाती है और अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो करे क्या। और आखिरकार युनमी हॉय पुलिस को बुलाने का फैसला करती है और 28 अगस्त 2013 की दोपहर को पुलिस को कॉल कर देती है। इसके थोड़ी देर बाद ही पुलिस घर पहुंच जाती है। पुलिस के पहुंचने के बाद उन्हें सारा मामला और उस मेल के बारे में बताया जाता है जो कि इज़ाबेला ने भेजा था। पर क्योंकि ये एक घरेलू मामला था इसीलिए पुलिस पहले तो इज़ाबेला को समझाती है और उसे वार्निंग भी देती है
कि अगर अब उसने दोबारा ऐसी हरकत की तो उसकी माँ उसे घर से बाहर निकाल देगी, क्योंकि अमेरिका के कानून के हिसाब से कोई भी माँ बाप 18 साल के बाद अपने बच्चों को घर से निकाल सकते हैं। और इज़ाबेला 2 महीने पहले ही यानी जून 2013 में 18 साल की हो चुकी थी। तो इज़ाबेला को वार्निंग देने के बाद पुलिस वहां से चली जाती है। उसके बाद इज़ाबेला भी अपने बेडरूम में चली जाती है और युन्मी होय अपने काम पे जाने के लिए टाउन सेंटर की तरफ निकल जाती है। पर युन्मी होय के मन में अभी भी एक डर सता रहा था, इसलिए जब वो अपने स्टूडियो पहुंची तो उन्होंने ये सारी बातें अपने पहले पति यानी रॉबर्ट गुज़मैन को भी बताई। और क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और इज़ाबेला भी उनसे उतना ही प्यार करती थी, इसलिए युन्मी होय रॉबर्ट से कहती है कि वो उसके घर जाके इज़ाबेला से बात करे और उसे समझाए। अच्छा, मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि युन्मी होय और रॉबर्ट गुज़मैन का तलाक होने के बाद भी वो दोनों अब भी एक साथ मिलकर पोर्ट्रेट स्टूडियो में काम कर रहे थे। तो पूरी बात सुनने के बाद रॉबर्ट गुज़मैन उसी दिन यानी 28 अगस्त 2013 की शाम इज़ाबेला से मिलने उसके घर पहुंचते हैं। उस वक्त भी इज़ाबेला अपने बेडरूम में ही थी, बल्कि दोपहर से पुलिस के जाने के बाद से ही वो अपने बेडरूम से बाहर नहीं आई थी। पर जब उसके पिता वहां पहुंचे तो इज़ाबेला को लेकर वो घर के बैकयार्ड में गए और वहां पर बैठकर उसे शांति से समझाने लगे कि उसने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया। उसे अपने से बड़ों की सम्मान करनी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, हर बात पर जिद नहीं करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। अगले करीब 1.5 घंटे तक वो इज़ाबेला को इसी तरह से समझाते रहे और इस पूरे बातचीत के दौरान इज़ाबेला ने अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं बोला। बस वो अपने पिता की हर बात चुपचाप सुन रही थी और अपना सर हाँ में हिला रही थी। जिस तरीके से इज़ाबेला बड़े ध्यान से अपने पिता की बात सुन रही थी, उसे देखकर रॉबर्ट को लगा कि शायद अब वो खुद को बदलने की कोशिश करेगी। पर सच्चाई तो ये थी कि इज़ाबेला अपने पिता के किसी भी बात पर ध्यान दे ही नहीं रही थी। बस वो उनकी हर बात को एक कान से सुन रही थी और दूसरे कान से निकाल रही थी, क्योंकि उसके मन में कुछ और ही चल रहा था और जिसे कि वो शायद पहले से ही प्लान कर चुकी थी। तो इज़ाबेला को समझाने के बाद उसके पिता शाम करीब 6:30 बजे वहां से निकल जाते हैं और इसके बाद इज़ाबेला भी वापस अपने बेडरूम में चली जाती है। इसके करीब 3 घंटे बाद रात करीब 9:30 बजे के आसपास युन्मी होय अपना काम खत्म करके वापस घर पहुंचती है और वो अपने साथ रियान के लिए मैकडॉनल्ड से रात का खाना भी लेकर आई थी। घर पहुंचने के बाद युन्मी होय रियान से पूछती है कि इज़ाबेला कहाँ है, तो वो कहता है कि उसे नहीं पता, पर उसने करीब 1 घंटे पहले लगभग 8:30 बजे के आसपास इज़ाबेला को घर के किचन में देखा था। रियान के बात सुनने के बाद युन्मी होय ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है और इधर रियान लिविंग रूम में बैठकर अपना डिनर करने लगता है, जो कि युन्मी उसके लिए लाई थी। इसके थोड़ी देर बाद यानी रात करीब 10 बजे से थोड़े पहले ही रियान को अचानक से ऊपर फर्स्ट फ्लोर से धम-धम की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ज़मीन पर गिर रहा हो या दीवार से टकराया हो और फिर कुछ सेकंड बाद ही युन्मी चिल्लाकर उसका नाम पुकारती है। अपना नाम सुनते ही रियान ऊपर बाथरूम की तरफ भागता है और वो जैसे ही ऊपर पहली मंजिल पर पहुंचता है तो उसने देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ है और शावर के चलने की भी आवाज़ आ रही थी। फिर वो जब बाथरूम के और करीब गया तो उसने बाथरूम के अंदर इज़ाबेला की एक झलक देखी, मगर रियान ने जैसे ही बाथरूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, इज़ाबेला ने अंदर से पूरी जान लगाकर बाथरूम को अंदर से लॉक कर दिया। इसके बाद युन्मी होय के बाथरूम से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी और बाहर से रियान बाथरूम का दरवाज़ा पीटने लगा, पर दरवाज़ा नहीं खुला। उसने पूरी जान लगा दी दरवाजे को खोलने की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अभी वो ये सोच ही रहा था कि दरवाजे को कैसे खोले कि तभी उसकी नज़र नीचे पड़ी। उसने देखा कि बाथरूम के नीचे से खून बहकर बाहर आ रहा है और ये देखते ही उसकी हवा खराब हो गई। वो तुरंत भागकर नीचे गया, अपना फ़ोन उठाया और 911 डायल कर पुलिस को फ़ोन लगाया। उस वक्त रात के करीब 10:05 हो रहे थे
कॉल पर उसने पुलिस को बताया कि उसकी बीवी और सौतेली बेटी बाथरूम के अंदर बंद है और उसे लग रहा है कि उसकी बेटी उसकी बीवी पर जानलेवा हमला कर रही है, क्योंकि बाथरूम के नीचे से खून बहकर बाहर आ रहा है। इसके बाद रियान पुलिस को पिछली रात और सुबह जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताता है और बताते बताते वो ऊपर पहुंच गया और तभी अचानक से रियान ने एक जोर की आवाज़ सुनी, जेहोवा, मतलब कि हे भगवान। और यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसकी बीवी युनमी हॉय की थी और ये उसकी आखिरी आवाज़ थी। उसके बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। थोड़ी देर बाद ही बाथरूम का दरवाज़ा खुला और अंदर से इज़ाबेला एक पिंक कलर की स्पोर्ट्स ब्रा और टर्कोइज कलर की शॉर्ट्स पहने हुए बाहर निकली। उसके पूरे कपड़े और उसका बदन खून से सना हुआ था और उसने अपने राइट हैंड में एक चाकू ले रखा था जिसमें से कि अभी भी खून टपक रहा था। इज़ाबेला को इस हालत में देखकर रियान सन्न रह गया और वो जहाँ खड़ा था वहाँ खड़ा का खड़ा रह गया। उसे लगा कि अब अगला नंबर उसी का है, लेकिन इज़ाबेला ने रियान के तरफ देखा तक नहीं और ना ही उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन था। वो सीधे रियान के बगल से निकल गई और नीचे जाकर बैकयार्ड की तरफ चली गई। इसके बाद रियान फौरन भागकर बाथरूम में गया, पर वो जैसे ही बाथरूम में पहुंचा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि पूरे बाथरूम में खून ही खून बिखरा पड़ा था और उसकी बीवी युनमी हॉय बाथरूम के फर्श पर नंगी हालत में पड़ी थी। युनमी हॉय के गले पर एक बड़ा और गहरा कट का निशान था और उसके चेहरे और शरीर पर चाकू खोपने के अनगिनत निशान थे और उसके बगल में एक लकड़ी का बेसबॉल बैट भी पड़ा हुआ था। रेयान जो है वो अभी भी कॉल पे ही था और जब उसने पुलिस को अपनी वाइफ की हालत के बारे में बताया तो पुलिस ने उसे अपनी वाइफ को सीपीआर देने को कहा। इसलिए युनमी हॉय को वो सीपीआर देने लगा, पर कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि युनमी लगातार अपनी दोनों आंखों से बस छत की तरफ देख रही थी, जिसे देखकर ये साफ पता चल रहा था कि युनमी हॉय की मौत हो चुकी है। खैर, रियान के कॉल के 11 मिनट बाद रात लगभग 10:16 पर अरोरा पुलिस भी वहां पहुंच गई और इसके थोड़ी देर बाद ही मेडिकल टीम भी वहां पहुंच चुकी थी। उसके बाद उन्होंने युनमी हॉय की जांच की और 28 अगस्त 2013 की रात 10:28 पर उसे मुर्दा घोषित कर दिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसके बाद अरोरा पुलिस इज़ाबेला को ढूंढना शुरू करती है, मगर वो पूरे घर में कहीं नहीं मिलती है। फिर पुलिस घर के बैकयार्ड में जाती है क्योंकि बाथरूम से निकलकर इज़ाबेला उसी तरफ गई थी, मगर वहां से भी पुलिस को कुछ नहीं मिला। अब पुलिस इज़ाबेला के फ़ोन के सिग्नल के जरिए उसकी लोकेशन ढूंढने की कोशिश करती है और यहाँ भी उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिलती क्योंकि इज़ाबेला का फ़ोन स्विच ऑफ था। इसके बाद अरोरा पुलिस मीडिया के जरिए एक पब्लिक एडवाइजरी जारी करती है क्योंकि वो आम लोगों के लिए भी खतरा हो सकती थी, प्लस उसके पास हथियार भी था और इसीलिए पुलिस पब्लिक से ये अपील करती है कि वो जहाँ भी इस हुलिये की लड़की को देखे तो वो तुरंत पुलिस को खबर करे। इस बीच अगली सुबह यानी 29 अगस्त 2013 को युनमी हॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें पता चला कि युनमी हॉय के ऊपर 79 टाइम्स चाकू से हमला किया गया था, जिनमें से 31 बार उसके चेहरे पर और 48 बार उसके गले और सीने पर वार किया गया था। हालांकि बाद में कोर्ट की सुनवाई के दौरान पता चला कि युनमी हॉय के ऊपर 79 नहीं बल्कि 151 बार चाकू से वार किया गया था, जिनमें से 35 बार उसके चेहरे पर, 51 बार उसके गले पर और बाकी के 65 हमले उसके जिस्म के अलग अलग हिस्सों पर किए गए थे। इसके अलावा चाकू मारने से पहले उसे बेसबॉल से भी पीटा गया था। तो जब ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मीडिया में आई तो ये खबर देखते ही देखते पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल गई और लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बेटी ने अपनी ही मां का इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया था। इधर पुलिस भी इज़ाबेला को ढूंढने में लगी हुई थी, पर उन्हें अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली थी। तभी अचानक से उसी सुबह लगभग 11:30 बजे के आसपास 911 पर एक गुमनाम कॉल आता है, जिसमें कि बताया जाता है कि 2851 साउथ पार्कर रोड के एक पार्किंग गैराज में एक कार के अंदर एक खून से सनी एक बॉडी पड़ी हुई है। ये खबर मिलते ही अरोरा पुलिस तुरंत साउथ पार्कर रोड की तरफ निकल पड़ती है।
मगर जब पुलिस वहां के पार्किंग गैराज में पहुंची तो जिस कार के अंदर बॉडी पड़ी थी वो गायब हो चुकी थी। अब पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक डेड बॉडी कार के अंदर से गायब कहाँ हो गई, और वो भी दिन के उजाले में। लेकिन जब पुलिस ने उस कार की तलाशी ली तो पुलिस को उस कार से कुछ ऐसी चीज मिली जो कि इजाबेला और युनमी हॉय के मर्डर से लिंक हो रही थी। इसलिए पुलिस ने सादी वर्दी में कुछ पुलिस वालों को उस पूरे एरिया में तैनात कर दिया। करीब 2 घंटे बीत गए मगर पुलिस को वहां कुछ नहीं मिला, और तभी उन्हें पार्किंग गैराज से एक लड़की बाहर आती हुई दिखी जिसने कि पिंक कलर के स्पोर्ट्स ब्रा और टर्क्वाइज कलर के शॉर्ट्स पहने हुए थे। पुलिस को लगा कि यह इजाबेला हो सकती है, पर फिर भी पुलिस कंफर्म करना चाहती थी। इसलिए उनमें से एक अंडरकवर ऑफिसर उस लड़की से बात करने के बहाने उसके करीब गया, और जब उसने उस लड़की को करीब से देखा तो उसे देखते ही यकीन हो गया कि वो ही इजाबेला गुज़मैन है। इसके बाद वो इजाबेला के पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर बाद ही 2 और सादी वर्दी वाले पुलिस उसके साथ साथ चलने लगे, और वो जैसे ही पार्किंग मैदान में बाहर एक झाड़ी के पास पहुंचे, उन तीनों पुलिस वालों ने इजाबेला को घेर लिया और अपनी बंदूक उस पर तान दी। इजाबेला ने यहाँ भी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और कहा कि उन्होंने गलत लड़की को गिरफ्तार किया है। यहाँ तक कि जब पुलिस वालों ने उसकी पहचान के लिए उसे उसकी आईडी दिखाई तो उसने कहा कि ये आईडी वाली लड़की की शक्ल तो उससे ज़रूर मिलती है, पर वो इजाबेला गुज़मैन नहीं है। बल्कि उसने कहा कि उसका नाम समंथा गोज़लेस है, पर उसके कपड़े और कपड़ों पर लगे खून ये साफ साफ इशारा कर रहे थे कि वो ही इजाबेला गुज़मैन है। इसीलिए पुलिस वाले उसकी किसी भी बात का यकीन नहीं करते हैं, और आखिरकार मर्डर के लगभग 16 घंटे बाद 29 अगस्त 2013 की दोपहर 2 बजे पुलिस इजाबेला गुज़मैन को उसके घर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर एक पार्किंग गैराज से गिरफ्तार कर लेती है। पर अब भी एक सवाल बाकी था कि आखिर कार में जो बॉडी थी वो किसकी थी और गायब कहाँ हो गई। तो इसका जवाब ये है कि जो लाश उस कार में पड़ी थी वो कोई लाश नहीं बल्कि खुद इजाबेला गुज़मैन थी। दरअसल हुआ ये कि पिछली रात अपनी मां का कत्ल करने के बाद इजाबेला ने घर से कार उठाई और अपने घर से 1.5 किलोमीटर दूर 2851 साउथ पार्कर रोड के पास बने एक पार्किंग गैराज में जाकर उस कार को लगा दी, और उसके बाद उसी कार के पिछले सीट में जाकर सो गई। और क्योंकि उसके पूरे बदन और कपड़ों पर खून लगा था, इसलिए अगली सुबह जब लोगों ने इजाबेला को कार में सोता हुआ देखा तो उन्हें लगा कि कार में कोई लाश पड़ी है, जिसके बाद उन लोगों ने 911 पर कॉल किया और फिर पुलिस वहां पहुंची। मगर तब तक इजाबेला कार से उठकर पार्किंग गैराज के अंदर चली गई थी, और जब बाहर आई तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। खैर, इजाबेला गुज़मैन को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसके ऊपर 1st डिग्री मर्डर के चार्जेस लगाए और फिर उसे जुडिशियल कस्टडी पर अरोरा सिटी जेल में भेज दिया गया। इसके करीब 1 हफ्ते बाद यानी 5 सितंबर 2013 की सुबह इजाबेला को कोलोराडो के अरापाहोय काउंटी कोर्ट में पेश होना था, जहां उसके ऊपर कोर्ट की तरफ से चार्जेस लगाए जाते हैं। मगर उस दिन उसने सुबह कोर्ट जाने से ही मना कर दिया और वो अपने सेल से बाहर आ ही नहीं रही थी, जिसकी वजह से हुआ ये कि कोर्ट की सुनवाई दोपहर तक के लिए टालनी पड़ी। पर बाद में किसी तरह से खींच के उसे उसके सेल से बाहर निकाला गया और फिर कोर्ट में पेश किया गया। उस दिन वो सुबह से ही नॉर्मल इंसानों की तरह बर्ताव नहीं कर रही थी। पहले तो उसने कोर्ट में आने से ही मना किया, जिसकी वजह से उसे जबरदस्ती लाना पड़ा, और जब वो कोर्ट में पहुंची तो मीडिया के कैमरे को देखकर कभी मुस्कुरा रही थी तो कभी अजीब अजीब से चेहरे बना रही थी। अरापाहोय काउंटी कोर्ट के जज ने इजाबेला गुज़मैन के ऊपर मर्डर और वायलेंस के चार्जेस लगाए, और उसके साथ ही जब तक उसका ट्रायल पूरा नहीं हो जाता वो तब तक कोई भी बेल नहीं ले सकती थी। इसके बाद करीब 9 महीने बीत गए और जून 2014 में इजाबेला गुज़मैन का ट्रायल शुरू हुआ। और क्योंकि जब उसने अपनी मां का मर्डर किया था तब वो 18 साल की एक अडल्ट थी, और जिस बेरहमी से उसने अपने मां के ऊपर 151 बार चाकू से हमला किया, उसे देखकर ये पक्का था कि इजाबेला को मैक्सिमम सजा यानी कि डेथ पेनल्टी ही मिलेगी। मगर कोर्ट में जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, इजाबेला के वकील ने जज के सामने डॉक्टर रिचर्ड पाउंड्स की एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें ये साफ साफ लिखा था कि इजाबेला की दिमागी हालत
ठीक नहीं है और वो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नाम की एक दिमागी बीमारी से जूझ रही है। बाद में डॉक्टर रिचर्ड पाउंड्स ने भी कोर्ट में आकर इजाबेला की बीमारी को सही ठहराया। इसके अलावा उन्होंने कोर्ट में ये भी बताया कि जिस वक्त इजाबेला अपनी मां का कत्ल कर रही थी, उसे ये पता ही नहीं था कि वो अपनी मां को मार रही है, बल्कि उसे लगा कि वो एक सिसिलिया नाम की औरत को मार रही है और वैसा करने के लिए उसे सपने आते थे और वो अगर ऐसा नहीं करती तो उसके हिसाब से पूरी दुनिया तबाह हो जाती। कोर्ट के जज जॉर्ज ब्रचलर ने सारी रिपोर्ट्स और दलीलें देखने और सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया और उस फैसले में उन्होंने इजाबेला की दिमागी हालत ठीक ना होने की वजह से उसे कोई सज़ा नहीं सुनाई और उसके इलाज के लिए उसे कोलोराडो के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में भेज दिया गया और कहा गया कि जब तक इजाबेला अपने और समाज के लिए खतरा ही बनी रहती है, तब तक वो वहीं रहेगी। अब इसमें चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे या फिर पूरी जिंदगी लग जाए, जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाए तब ही वो वहां से रिहा होगी। तो कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से इजाबेला को कोलोराडो के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में भेज दिया गया और अगले करीब 7 साल तक इजाबेला उसी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में ही रही और उसका इलाज चलता रहा। पर फिर नवंबर 2020 में जब इजाबेला 25 साल की थी, तब उसने मीडिया को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उसने एक नई चीज़ के बारे में बताया। उसने कहा कि घर में उसके साथ सभी लोग बहुत बुरा बर्ताव करते थे और जब उसने 14 साल की उम्र में अपना धर्म छोड़ा, तब उसे और भी ज़्यादा टॉर्चर किया जाने लगा। हालांकि बाद में जब इस बात की इन्वेस्टिगेशन की गई तो ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि जिससे ये साबित हो कि उसके साथ घर में बुरा बर्ताव किया जाता था। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि जब उसने अपने माँ का खून किया तब वो अपने होश में नहीं थी, पर अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और अब ना ही वो खुद के लिए और ना ही समाज के लिए कोई खतरा है। इसीलिए उसे इस मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट से रिहा कर दिया जाना चाहिए। ठीक उसी टाइम जब मीडिया में उसका ये इंटरव्यू आया तो अचानक से टिकटॉक पर उसकी 7 साल पुरानी कोर्ट की वीडियो वायरल होने लगी और सोशल मीडिया, खासकर टिकटॉक का तो आपको पता ही है कि लोग बिना सोचे समझे एक ट्रेंड को बस फॉलो करना शुरू कर देते हैं और यहाँ भी ठीक यही हुआ। लोगों ने ये बिना सोचे समझे कि उसने पास्ट में क्या क्या किया है उसके सपोर्ट में आ गए और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दिखने में खूबसूरत और मासूम थी। लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि इजाबेला ने जो अपने माँ का कत्ल किया है वो उसी लायक थी और ऐसी चीज़ें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि इंसानियत कहाँ से कहाँ जा रही है। हालांकि इस इंटरव्यू से इजाबेला को ज़रूर फ़ायदा हुआ क्योंकि अगले ही साल जून 2021 में इजाबेला गुज़मैन को कोलोराडो मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट से इस शर्त पर छुट्टी दे दी गई कि वो लगातार टाइम पे अपने डॉक्टर से थेरेपी लेती रहेगी। तो कुल मिलाकर इजाबेला ने जो कुछ भी किया, वो चाहे गुस्से में किया हो या दिमागी प्रॉब्लम की वजह से की हो, वो अलग बात है। पर अफसोस की बात यह है कि जिस तरह से बाद में लोगों ने बिना सोचे समझे, बिना पूरी कहानी जाने, सिर्फ उसके चेहरे की मासूमियत को देखकर उसके इस जघन्य अपराध को सही ठहराने की कोशिश की और वो बहुत गलत है। और मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें किसी भी अपराधी को उसकी खूबसूरती, उसका रंग, उसकी अमीरी गरीबी को देखकर नहीं, बल्कि उसने जो अपराध किया है उसे देखकर अपनी राय देनी चाहिए। तो ये थी पूरी कहानी एक खूबसूरत और मासूम चेहरे के पीछे छुपे वहशी कातिल इजाबेला गुज़मैन की। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की सच्ची कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।